गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसी प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन केयर व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि क्या क्या हमें सावधानियां रखनी जरूरी है। तो इन्हें मैंने ब्लैक बोर्ड पर पेन डाउन किया है, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। पहला पॉइंट, जब भी नेशनल इनकम की काउंटिंग की जाएगी प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड से, तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नेवर बी ए पार्ट ऑफ ए नेशनल इनकम। एंड व्हाई इज इट सो? इफ दे आर कंसिडर्ड, रीजन हर का ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां पर वो आपसे करेगा कि इन्हें क्लासिफाई करिए, फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, और साथ साथ रीजन भी दीजिए। तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ रीजन भी जस्टिफाइड होना चाहिए कि आपने उसे क्यों फाइनल माना है, क्यों उसे इंटरमीडिएट माना है। तो पहली प्रिकॉशन है कि इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते हैं। अगर हम उन्हें नेशनल इनकम का पार्ट मान लेते हैं, if we consider the value of intermediate goods as a part of a national income, then problem of double counting will generate. डबल काउंटिंग की समस्या जनरेट हो जाती है, और डबल काउंटिंग की समस्या है क्या? एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू को 2 बार काउंट कर लेना डबल काउंटिंग कहलाता है। और इसे ही अवॉइड करने के लिए हम वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर बच्चों? ये बात थी, इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। तो फिर शामिल किससे किया जाता है? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओनली द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज will become a part of estimation of national income. Only final goods national income का part बनते हैं। I hope this point is clear. Now moving on to second point. Second, sale and purchase of second hand goods. यानी कि अगर हम किसी भी पुरानी गाड़ी को बेचें या खरीदें, गाड़ी हो या सामान, है ना, गुड्स में कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने केवल गुड्स वर्ड लिखा है वहाँ पर, व्हीकल नहीं लिखा है। तो किसी भी पुरानी चीज़ को बेचने या खरीदने पर जो भी वैल्यू एडिशन आपको जनरेट हुआ, इट विल नेवर बी ए पार्ट ऑफ ए नेशनल इनकम इन प्रोडक्ट मेथड। उससे आपको जो कुछ भी वैल्यू एडिशन जनरेट हो रहा है पुरानी चीज़ को बेचने या खरीदने से, वो इस मेथड के थ्रू नेशनल इनकम का पार्ट कभी भी नहीं बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरानी चीज़ें चाहे बेची जाएं या खरीदी जाएं, इट विल नॉट जनरेट एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। उन्हें ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है जब उन्हें मैन्युफैक्चर किया गया, या फिर जब वो गाड़ी या वो प्रोडक्ट शोरूम से बाहर निकला था। गाड़ी जब शोरूम से बाहर निकली थी तब उसकी सेल्स को कंसिडर कर लिया गया है। अब आप उसे कितनी भी मल्टीपल टाइम्स बेचे हैं, इट विल नेवर बी ए पार्ट ऑफ ए नेशनल इनकम। लेकिन यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि इफ द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग थ्रू ए ब्रोकर और एजेंट, यानी कि ये जो खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस है सेकेंड हैंड गुड्स का, ये ब्रोकर या एक एजेंट कर रहा है, तो उस एजेंट या ब्रोकर को उस सर्विस के बदले कमीशन चार्ज होगा, यानी कि ब्रोकरेज मिलेगा। देन द कमीशन और ब्रोकरेज विल बी ए पार्ट ऑफ ए नेशनल इनकम। अब सवाल आएगा ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है कि यहाँ पर 2 वे फ्लो जनरेट हो रहा है। नेशनल इनकम में हमेशा 2 वे सर्कुलर फ्लो आता है। ब्रोकर ने सर्विस दी है और उस सर्विस के बदले उसे कमीशन मिला है। क्लियर? तो इफ ब्रोकरेज और कमीशन टर्म इज रिटर्न, देन इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ ए नेशनल इनकम। अदरवाइज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नेवर बी ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर बच्चों? नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन
फॉर सेल्फ कंजप्शन और प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज, ये एक टॉपिक सिखाया था मैंने आपको। अगर आप भूल गए हो तो प्रीवियस वीडियोस को थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। एक पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर पूरा लेक्चर दिया था मैंने आपको कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन और प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज, जहां पर ये बात की गई थी कि आप गुड्स चाहे मार्केट में बेचने के लिए बनाएं या फिर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए बनाएं, दोनों नेशनल इनकम का पार्ट होते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एक किसान का कि उसने 100 बोरी अनाज उगाया, है ना, ही डेवलप्स 100 बैग्स ऑफ व्हीट, मार्केट में उसने 80 को सोल्ड कर दिया और 20 अपने परिवार की जरूरत के लिए रखा, तो नेशनल इनकम में क्या जाएगा, 80 या 20? तो हमारा जवाब होगा बोथ। द टोटल 100 बैग्स ऑफ व्हीट विल बी कंसीडर्ड इन काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। इसलिए कहा गया है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन और फॉर एक्सचेंज बोथ विल बिकम ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन मैंने यहाँ पर एक दूसरी टर्म भी लिखी हुई है, सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, मतलब मैं अपने घर पर कोई काम कर रहा हूँ, है ना, जैसे मदर्स वगैरह या हाउसवाइफ्स वगैरह किचन में जो सर्विसेज देती हैं, हमने हमारे फादर के लिए कोई काम किया तो क्या हम वो चार्ज करेंगे? फादर से इतनी हिम्मत है कि पैसे मांग लें कि हमने ये काम किया है? या क्या हाउसवाइफ्स को घर में काम करने का पैसा मिलता है? नहीं। तो ये सर्विसेज क्या होंगी, क्यों नहीं है ये नेशनल इनकम का पार्ट? क्योंकि दे आर फ्री, नॉट पेड, पेड नहीं है ये। जो चीज मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं होगी वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। अब यहीं पर एक छोटी सी बात सीखिए कि अगर किचन में काम करने के लिए आप मेड को रखते, यानी कि एक सर्वेंट को आपने रखा हुआ है जो आपके लिए काम कर रहा है, तो सर्वेंट सर्विस दे रहा है और आप उसे पैसा दे रहे हैं, टू वे फ्लो जनरेट हो गया, देन इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ ए नेशनल इनकम। क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट, इम्प्यूटेड वैल्यू। तो पहले तो ये वर्ड सीखिए, इम्प्यूटेड क्या होता है। आपके अकाउंटिंग टर्म में भी काफी बार आता है इम्प्यूटेड वर्ड। इम्प्यूटेड शब्द का अर्थ होता है बच्चों, जो अभी मिला नहीं है हमें, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसे गेन कर सकता हूं। देयर मे बी ए चांसेस टू गेन दैट वैल्यू एंड इट इज नॉट प्रेजेंटली इन आवर हैंड। अभी वर्तमान में मेरे पास नहीं है, लेकिन भविष्य में उसे प्राप्त करने की संभावना है। देयर मे बी पॉसिबिलिटी टू गेन दैट वैल्यू। उस वर्ड को कहा जाता है इम्प्यूटेड। अब इम्प्यूटेड वैल्यू किसकी? ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। भारत में बेटा रेंट को, है ना, हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, फैक्टर इनकम है। किस फैक्टर से जनरेट हुआ है? लैंड फैक्टर से जनरेट हुआ है। तो रेंट यानी कि जो हम किराया दे रहे हैं उस जमीन को, उस मकान को, उस प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले। तो फिर उन लोगों का क्या जो खुद के घरों में रहते हैं? भारत में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने खुद के बनाए हुए मकान में रहते हैं। उस कंसेप्ट को कहा गया है ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। तो जो ऑनर्स हैं, जो खुद के बनाए हुए मकान में रह रहे हैं, उनके पास भी इम्प्यूटेड का कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट है वो? कि अगर वो अपने मकान का एक हिस्सा या इस अपने बने हुए मकान को अगर रेंट पर देते, है ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, एक प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि अगर वो अपने इस बने हुए मकान को रेंट पर देते तो रेंट के रूप में उन्हें कितनी इनकम जनरेट होती, एक एस्टिमेशन, एक इम्प्यूटेड वैल्यू। तो वो जो एस्टिमेशन है वो रेंट में कंसिडर करके सरकार को हमें टैक्स के रूप में देना पड़ता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। बड़े शहरों में होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है ये चीज, जहाँ पर आप जिस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं उसका टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज को, जो जिसे हम नगर परिषद या कुछ इस तरह के यूटीआई वगैरह के कंसेप्ट को कहते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। सो दीज आर द प्रिकॉशंस। आई होप बच्चों आप सभी को ये प्रिकॉशन समझ में आई होंगी, है ना। मैंने मेजर हेडिंग्स लिखे हैं, लेकिन इनकी डिटेल आपको खुद से करनी पड़ेगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हीं हेडिंग्स के थ्रू इनकी डिटेल करें।
थैंक यू सो मच। आइए बेटा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैल्यू एडेड मेथड सीखा है तो एक उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ होनी जरूरी है ना। ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ये एक तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपकी बुक का ही सॉल्व क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बोर्ड पर इसको रिप्रेजेंट करूँगा, लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगा कि किसी भी टर्म को क्यों कंसिडर किया गया है। क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो फर्म्स का नाम लिया गया है ए बी। तो इन दोनों फर्म्स ने कितनी वैल्यू एडिशन को जनरेट किया, तो इसके लिए क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब वैल्यू एडिशन का आपको क्या फॉर्मूला सिखाया है, सबसे पहले आप उस बेसिक फॉर्मूले पर आइए। पहले हम फर्म ए की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे फॉर फर्म ए वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि मुझे फर्म ए के वैल्यू एडिशन को ऑब्टेन करने के लिए कहा गया है, तो मैंने वैल्यू एडिशन का जो मुझे बेसिक फॉर्मूला आता था वो मैंने लिख दिया। वो क्या है, वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पर दे रखा है, नहीं, यही बात मैंने आपको सिखाई थी अभी जब मैं थर्ड में पढ़ा रहा था कि आपको देखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स में कि क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन है, नहीं है गिवन, तो फिर क्या गिवन होगा वहां पर, सेल्स। वर्किंग नोट डालना पड़ेगा आपको। वर्किंग नोट क्या है, वर्किंग नोट कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखेंगे कि क्या सेल्स हमें गिवन है, क्या सेल्स गिवन है, कहीं पर लिखा हुआ है बेटा केवल और केवल सेल्स ए के लिए, है ना, केवल ए की बात कर रहा हूं। सेल्स वर्ड ए के लिए नहीं लिखा हुआ है, सेल्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स। तो आपको सिखाया गया है कि जब भी डोमेस्टिक सेल्स वर्ड आए तो उसे कंप्लीट सेल्स बनाने के लिए मुझे एक्सपोर्ट को प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेस्टिक सेल्स बाय ए, यानी कि ए ने घरेलू बाजार में इतनी सेल की, तो कंप्लीट सेल कब बनेगी, जब हम ए फर्म के एक्सपोर्ट को भी क्या करते हैं, प्लस। तो मैं नीचे लिखूंगा सिंस सेल्स इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक सेल्स कितनी है, 4000 4000 प्लस एक्सपोर्ट का अमाउंट कितना दे रखा है, 1000 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 दैट इज 5000। इतनी बात आई क्या बच्चों आपको समझ में, हमने इस कंप्लीट सेल्स को जनरेट किया है इन ट्रांजैक्शंस को यूज करके, इन पर्टिकुलर्स को यूज करके। तो सेल्स कंप्लीट नहीं था गिवन, इसलिए मैंने डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट को प्लस किया और उसे कंप्लीट सेल्स बनाया। अब मैं इसे यहां पर पुट ऑन करूंगा, यानी कि 5000 प्लस क्या चेंज इन स्टॉक गिवन है, क्या क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक गिवन है, नहीं है गिवन। अगर नहीं है गिवन तो 0, और अमाउंट कितना बन गया इसका, 5000 एज इट इज। अब क्या बच गया, आईसी। आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आ गया आपके पास 5000। अब आईसी, क्या आईसी यहां पर गिवन है, ढूंढिए आईसी, नहीं है गिवन। तो आपको सिखाया है क्या लिख रखा होगा इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय दिस। तो
क्या ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर परचेज बाय ए? यस, परचेज बाय ए लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर। अब परचेज बाय ए की जगह पर अगर वो लिख देता परचेज बाय ए इन डोमेस्टिक मार्केट, तो उसे कंप्लीट परचेज या कंप्लीट आईसी बनाने के लिए मुझे इंपोर्ट को भी प्लस करना पड़ता, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। तो आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा, परचेज बाय ए ये क्या है हमारे लिए? आईसी। तो 5000 के अमाउंट को हम रखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में। आईसी की जगह पर क्या रखें? परचेज बाय ए, 200 का परचेज है इसका, तो कितना आ गया ये? 4800। तो वैल्यू एडिशन बाय ए कितना आया? 4800। दिस इज द वैल्यू एडिशन डन बाय फर्म ए। अब क्या पूछा है उसने हमसे? बी का भी पूछा है, तो बी के लिए भी कैलकुलेशन कर देते हैं। फॉर फर्म बी फॉर्मूला तो वही रहेगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यहां पर लिखेंगे हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। आईसी की जगह पर जो उसका परचेज होगा, यानी कि परचेज बाय बी। सेल्स बी की सेल्स कितनी दे रखी है? 2940 प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं है 0 माइनस परचेज बाय बी। बी ने कितना माल खरीदा? वो उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन, दैट इज 1300, 1300। तो आप 2940 में से इस 1300 वाले पार्ट को जैसे ही डिडक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 1640। दोनों के आगे ये रुपीस वाला सिंबल और क्रोर्स लिखना ना भूलें। सो दिस इज द वैल्यू एडिशन बाय बी एंड दिस इज बाय वैल्यू एडिशन बाय ए। अगर इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जाता बेटा कि जीवीए क्या होगा या जीडीपी क्या होगा, तो जीवीए और जीडीपी क्या होता है? दोनों जितने भी वैल्यू एडिशन हुए हैं उनका सम टोटल, यानी कि मैं वैल्यू एडिशन बाय ए प्लस वैल्यू एडिशन बाय बी, वैल्यू एडिशन बाय ए प्लस वैल्यू एडिशन बाय बी, मैं अगर ऐसा कर देता तो मुझे इस क्वेश्चन में जीडीपी की वैल्यू या ग्रॉस वैल्यू एडिशन की वैल्यू भी ऑब्टेन हो जाती। तो आप साथ साथ यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप के लिए भी तैयार हो गए। ये क्वेश्चन तो केवल यहीं तक रुक गया वैल्यू एडिशन, लेकिन अगर क्वेश्चन में जीडीपी भी पूछ लिया जाता तो कैसे आता जीडीपी? जीडीपी क्या होता है? सभी सेक्टर्स के वैल्यू एडिशन का सम टोटल, यानी कि मैं वैल्यू एडिशन बाय ए प्लस वैल्यू एडिशन बाय बी करता तो मुझे जीडीपी या जीपीए भी ऑब्टेन हो जाता। आई होप बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब हम एक और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, आइए। आइए बेटा इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4। कैलकुलेट जीवीएएफसी। जीवीएएफसी यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पर्टिकुलर्स है और ये इसका अमाउंट है। तो आपको सिखाया है बेटा कि जीवीए कहें या जीडीपी कहें, वन इन द सेम थिंग है ना। वी ए रिप्लेस हो जाता है डीपी से, लेकिन एफसी का कंसेप्ट एकदम से स्टार्टिंग में नहीं करते है ना, ये आपकी इनिशियल फेज चल रही है। मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए सबसे पहले एमपी पर इसको कैलकुलेट
यानी कि GPMP और GDPMP। इसका क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि वैल्यू एडिशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन, बस इस सब जगह पर क्या आ गया? ग्रॉस वर्ड को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब GVO ये नहीं पता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? वर्किंग नोट डालेंगे। GVOMP इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी दे रखी है बेटा? 500, तो ये 500 प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 500 और माइनस 10, 20 माइनस 30 करेंगे माइनस 10 आएगा। कितना आ गया ये? 490। ये क्या आ चुका है आपके पास? GVOMP आ चुका है। अब क्या चाहिए आपको? IC चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो आपको सिखाया है कि या तो आप इंटरमीडिएट कंजप्शन को उस टर्म को ढूंढें। अगर वो टर्म नहीं दे रखी तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, बुक में देखेंगे आप, प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहां पर। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहें या परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कहें, तो यही क्या बन गया हमारे लिए? IC, यानी कि 300। इसका अमाउंट देने का है 300। यहाँ पर एक और टर्म है बेटा, परचेज ऑफ मशीनरी। मैं इसे IC में कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? रीजन बता सकते हैं आप लोग इसका? क्योंकि IC में वही चीजें आती हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में खत्म होने वाली रहती है। मशीनरी रॉ मटेरियल नहीं है। मशीन कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, बार बार उसका इस्तेमाल होगा मशीनरी का, लेकिन इस वजह से हम मशीनरी को इंटरमीडिएट कंजप्शन वाली कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, इसलिए IC केवल 300 बना। अब इन दोनों वैल्यू को वहां पर पुट ऑन करेंगे, यानी कि 490 माइनस IC का अमाउंट कितना है? 300। तो ये अमाउंट कितना आया? 490 में से 300 माइनस किए तो 091, 190 इसका अमाउंट आ गया। किसका अमाउंट आया ये? GDPMP इक्वल्स टू 190। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया है GDPFC, यानी कि GVAFC और GDPFC, DP कहें या VA कहें, बट इन द सेम थिंग। ये फाइंड आउट करना है। किससे फाइंड आउट करेंगे? जो अभी तक आ चुका है। क्या फाइंड आउट किया हमने? GDPMP को फाइंड आउट किया। तो आप क्या करेंगे? इसको FC बनाने के लिए क्या करें? रूल लगाएं। G सेम, D सेम, P सेम। चेंज कहां पर आ रहा है? हमें चाहिए FC और हमने ऑब्टेन किया अब तक MP। तो क्या करना पड़ेगा? MP में से माइनस NIT करना पड़ेगा। अब GDP का अमाउंट हो 190। NIT कैसे आता है बेटा? IT माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडीज। व्हाट इज IT? नहीं है गिवन, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे IT माइनस सब्सिडीज इक्वल्स टू 190 माइनस, वापस से चेक कर लेते हैं क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है? नहीं है गिवन, तो जो नहीं गिवन है वो 0। सब्सिडीज कितनी गिवन है? 40, तो ये -4। अब जो पार्ट नहीं था गिवन बेटा, मैंने उसे 0 लिखा और ये दोनों माइनस बन के क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 190 प्लस 40 कितना हो गया? 230 रुपीस, और ये क्रोर्स, ये क्या बन गया? GDP। अब आपका क्वेश्चन अगर 1000 में है तो 1000 लिखिए, लैक्स में तो लैक्स लिखिए, करोड़ से तो करोड़ लिखिए। मैंने एक कॉमन बना दिया यहाँ पर करोड़। तो ये दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सही है। $230 इज द
करेक्ट आंसर, ये बुक से भी हमने वेरीफाई कर लिया। इस तरह से हम इस प्रोडक्ट मेथड के डिफरेंट कंसेप्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच।